गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने लेक्चर लिया था, उसको मैं आज रिपीट कर रहा हूँ। आप लोगों ने बोला था थोड़ा साउंड कम आ रहा है, तो टुडे आई एम गोइंग टू रिपीट दैट लेसन। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में जाता हूँ। इंट्रोडक्शन क्या है, आपकी कौन सी बुक है और किस तरह आपको पढ़ना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आपके जो सिलेबस में है ना, ये भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 1 है। इसको आपको बाज़ार से ख़रीदना है। ये दो बुक्स बाज़ार में अवेलेबल हैं। पहला है अशोक दिवाकर की, ये जो मैंने आपको पहले भेजा भी है, और दूसरी है खुल्लर साहब की। तो दोनों में से एक बुक आपको ख़रीदनी है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है तो दिवाकर वाली बुक थोड़ा सा ज़्यादा सूट करती है आपको, और पहले भी आपने पिछली क्लास में आपने दिवाकर की बुक को ख़रीदा था, तो इसलिए बेटर आप दिवाकर की बुक ही ख़रीद लें, तो आपको इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा अच्छा लगेगा पढ़ने में। सेकेंडली मैं आपको चलता हूँ, आपका ये यूनिट वाइज कैसे सिस्टम दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपका जो विषय सूची को हम लोग देखें तो आपकी टोटल जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वाली जो पार्ट है, पहली वाली जो यूनिट है, उस यूनिट में आप पहला लेसन है आपका भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है और फिजिकल ज्योग्राफी को में क्या क्या आप लोग पढ़ोगे, तो पहला लेसन है आपका। और दूसरा लेसन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी का जो इंटीरियर है, अंदरूनी भाग है, वो कैसे बना हुआ है और इसकी क्या इंटीग्रेंट्स हैं। जो तीसरा आपका लेसन है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो इसके अंदर भूगर्भिक समय मापक, उसको किस तरह मापा जाता है और किस तरह फंक्शन करता है, ये टोटल आपको बताया गया है। उसके बाद में चौथा जो चैप्टर है आपका वो है चट्टानों का। चट्टानें क्या होती हैं, ये आप पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हो। चट्टानें क्या होती हैं, रॉक्स जिसको बोलते हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, और ये आपका एमए तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ये चट्टानों के बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो इस तरह ये आपकी पहली यूनिट ख़त्म हो जाती है। काफ़ी आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ने में। जो सेकेंड यूनिट है आपकी, सेकेंड यूनिट को हम लोग देखें तो इसमें आपका सेकेंड यूनिट में आपका अर्थ मूवमेंट्स है, भूमि का जो मूवमेंट है उसके बारे में इसको बताया गया है। सेकेंड यूनिट थोड़ी सी हार्ड है आपकी, और अर्थ मूवमेंट के बारे में इसको बता के नेक्स्ट है जो आपका लेसन है वो भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, किस प्रकार ये आते हैं और किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। आपका जो नेक्स्ट लेसन है और थ्योरी ऑफ आइसोट्रॉपी, इसके अंदर आपको थ्योरीज दी हुई है। ये थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमए तक आएंगी, तो आप थ्योरीज के बारे में इसमें डिस्कस करोगे और इसके बारे में जानोगे। अगला जो लेसन है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। ये सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा हार्ड पड़ेगा आपके लिए, लेकिन पढ़ने के बाद में ये भी समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छा दिया हुआ बुक में, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट लेसन है जो प्लेट टेक्निक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और प्लेट टेक्निक थोड़ी सी हार्ड होती है, और आपको टोटल समझ में आ जाएगा कि इंटीरियर जो है उसमें कितनी प्लेट किस तरह होती है और किस तरह फंक्शन करता है, इनके मोमेंट्स की वजह से ही भूकंप वगैरह आता है, कैसे आता है, ये सब टोटल चीज़ें आपको इसके अंदर पता लगेंगी। तो ये आपका सेकेंड यूनिट आपकी यहाँ ख़त्म होगी। जो थर्ड यूनिट है काफ़ी छोटी है और काफ़ी आसान भी है। इसमें जो है पहला जो है वेदरिंग है। वेदरिंग अपक्षय क्या होता है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है और किस तरह मानव जीवन को प्रभावित करता है, किस प्रकार ये अपक्षय काम करता है, ये टोटल आपको इसमें दिखाया गया है। इसके बाद में आप नेक्स्ट जो लेसन है उसके मास मूवमेंट्स है। ये भी मास मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है, बृहत संचलन के बारे में बताया गया है। और ये थर्ड यूनिट में आपका सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, और दोनों चैप्टर थोड़े से हार्ड है। मैंने बताया था आपको, पहली यूनिट काफ़ी आसान है और सेकेंड और थर्ड यूनिट काफ़ी हार्ड है थोड़ी सी आपकी। जो आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा और समझ में आ जाएगा, और मैं समझाऊंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। जो लास्ट यूनिट है आपकी, फोर्थ यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट है अपर्दन चक्र।
साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है और किस तरह से काम करता है, इसके बारे में टोटल इरोजन सर्कल के बारे में टोटल बताया गया है। और ये भी आप पहले पढ़ चुके हो और जस्ट रिपीटेशन है आपका, और आपको ये चीज़ें भी आपका एमए तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। और ये जो लास्ट वाला जो 4th यूनिट है ये टोटली इम्पोर्टेंट है, और जाके आपके जो फाइनल एमए तक के एग्ज़ाम में आपके ये आएंगे। तो पहला है प्रदम चक्र साइकिल ऑफ इरोजन, ये आपको इसमें पढ़ना है। और जो इससे अगला लेसन है वो पवन के कार्य तथा वातस्थलाकृतियाँ। तो इसमें क्या है, पवन क्या कार्य करती है, कौन कौन सी आकृतियाँ बनाती है, कौन कौन से इसके कार्य होते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन ये लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़े हुए भी याद करने पड़ेंगे, तो आपको इसमें जाना पड़ेगा। इसके बाद में है आपका नदी के कार्य एवं निर्मित स्थलाकृतियाँ। जो नदी के क्या कार्य है, जिस तरह पवन के कार्य आपने पढ़ोगे उसी प्रकार नदी के कार्यों में आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है। नदी के कार्य क्या किस प्रकार होती है और इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, ये सब आप उसमें जानोगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार आगे आप चलोगे तो अगले लेसन में आपको भूमिगत जल एवं काष्ठ भूमि है, इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। भूमिगत जल क्या होता है, किस तरह फंक्शन करता है, इसके कार्य कौन कौन से होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग देखोगे। तो भूमिगत जल के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार इससे अगला जो लेसन है, जिस तरह आपने पवन के कार्य और नदी के कार्य पढ़ा था, इसी प्रकार हिम नदी के कार्य भी इसमें आएंगे। ये भी एक प्रकार की नदी होती है जो ग्लेशियर जो होती है, ग्लेशियर में पाई जाती है। इसके भी अपने कार्य होते हैं और इन कार्यों को आप लोग अध्ययन करोगे। तो ये भी वैसे पवन के कार्य और नदियों के कार्य है, उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। और काफ़ी आसान है, ये जो लास्ट यूनिट है काफ़ी आसान है, इंटरेस्टिंग है और आपने पढ़ी हुई है। उसके बाद है समुद्री तरंगों के कार्य एवं तटीय स्थलाकृतियाँ। तो जो तरंगे हैं, समुद्री तरंगे हैं, उनका क्या काम है, किस तरह से उठती हैं और किस तरह से शांत होती हैं और किस प्रकार से मानवों ने उनका उपयोग शुरू कर दिया है। जैसे मैंने लास्ट आपके जो क्लास थी उसमें आपको बताया था कि समुद्र की जो तरंगें होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, उनसे हमने बिजली बनाना शुरू कर दिया, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल हमने शुरू कर दिया है। तो उसका भी हमने अध्ययन कर लिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टोटल चेंज करके थोड़ा सा आपके पास आएगा, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी ये 4 यूनिट थी। इन चारों यूनिट में आपने देखा कि पहली यूनिट में 4 लेसन हैं, दूसरी यूनिट में 5 लेसन हैं और तीसरी यूनिट में आपके 2 लेसन हैं और जो चौथी यूनिट है उसमें आपके 6 लेसन हैं। और हर लेसन की अपनी इम्पोर्टेंस है और सबको आपको 1 बाय 1 पढ़ के, पहली और चौथी यूनिट काफ़ी आसान है और आपको इस यूनिट में आपको ये देखना है कि हम पढ़ चुके हो, लेकिन आपको रिपीट करके अपने जो शब्दों में उसको कैसे ढालोगे। अभी हम लोग आते हैं फर्स्ट लेसन के ऊपर। इंट्रोडक्शन हम लोग करते हैं फर्स्ट लेसन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्या है और ये भौतिक भूगोल होता क्या है और इसकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि जितनी भी डेफिनेशंस हैं, जितने डेफिनेशंस को आपको पूरा याद करना पड़ेगा। डेफिनेशंस में कहीं भी चेंज नहीं आता है। पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, इस क्लास में भी आपको यही बताना है, देखना है कि डेफिनेशंस आपको पूरी याद करनी पड़ेंगी और डेफिनेशंस में कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से याद करके कम से कम 2-2 डेफिनेशन हर लेसन में आपको पूरी याद होनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सको। और एग्ज़ाम में डेफिनेशंस में कोई चेंज नहीं आएगा तो बुक का ही लिखोगे आप, जो बुक की भाषा है वही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। भूगोल की वह शाखा है, जो भौतिक भूगोल है, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, यह भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर भौतिक तत्वों का हम लोग अध्ययन करते हैं, या उसकी वो शाखा है। भौतिक भूगोल ही वही कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं भौतिक पर्यावरण के तत्वों का कौन कौन से होते हैं, भौतिक चीज़ें होती कौन कौन सी हैं, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो भौतिक जो पर्यावरण है, जो भू आकार है, उसके अंदर चट्टानें, नदियाँ, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा जिसको सॉइल्स बोलते हैं, जीव जंतु व खनिज इत्यादि।
ये सब चीज़ें जो हैं भौतिक चीज़ें हैं, वो इनका हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे। तो जैसा मैं बता चुका हूँ कि भौतिक भूगोल के इंट्रोडक्शन में आपको ये पता लग जाएगा कि भौतिक भूगोल है क्या, इसके अंदर कौन सा अध्ययन का क्षेत्र है और हमने क्या इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखें आगे इसमें चले थोड़ा सा, तो भौतिक भूगोल में इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से निर्मित भौतिक परिवेश का अध्ययन हम लोग करेंगे। भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। आपने इनके नाम सुन रखा होगा और आप इसको याद करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, नाम याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। पिछली क्लास में आपके लिए नाम अलग लगते थे, लेकिन अभी इस क्लास में आने के बाद में ये नाम आपके लिए थोड़े से पुराने हो गए हैं और आपने पिछली क्लास में याद किया होगा तो आपको आसानी से इसको आप लोग याद कर सकते हो और एक बार देखते ही आपका इसमें याद आ जाएगा, आपको याद आ जाएंगे और आप बस डेफिनेशंस को इसके साथ कनेक्ट कर देना। तो भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए आर्थर सोम्स ने जो अपनी डेफिनेशन दी है उसके अंदर कहा है कि भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। जो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं हम लोग उसी को भौतिक भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्लोब के धरातलीय ऊंचाइयों, वक्ष और सागरों एवं महासागरों तथा वायु के विवरणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हम लोग महासागरों का अध्ययन करते हैं, वायु का अध्ययन करते हैं, जो आकृतियाँ हैं ऊंची आकृति, जो भूतल का ऊंचा उठा हुआ भाग है, जो नीचे गया हुआ भाग है, इन सब को इसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी डेफिनेशन में इसको बताया गया है। इसके बाद आप देखोगे अगला जो डेफिनेशन दी है, अपनी अगली डेफिनेशन है आपकी, ये है H.K. लोवेल के अनुसार इसने जो अपनी डेफिनेशन दी है। इसके अनुसार भौतिक वातावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। जो भौतिक वातावरण है उसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को भौतिक भूगोल कहते हैं। इसके बाद अगला जो डेफिनेशन दी है वह टार एंड वान एंजल्स ने दी है। इसने भौतिक भूगोल को बताते हुए बताया है कि पृथ्वी के भौतिक लक्षणों तथा उनके मानव पर प्रभाव का अध्ययन करना ही भौतिक भूगोल होता है। तो टार ने ये अपनी डेफिनेशन दी है। तो 3 डेफिनेशन है, ये आपको बताई है मैंने। इसके बाद स्टालर ने अपनी डेफिनेशन दी है। भौतिक भूगोल सामान्य रूप से कई भूमि विज्ञानों का अध्ययन एवं एकीकरण है जो कि मानवीय वातावरण पर सामान्य रूप से प्रकाश डालते हैं। जो मानव के ऊपर वातावरण है, मानव जो वातावरण को देखता है, इसके ऊपर डायरेक्ट प्रभाव डालता है, तो इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन मैंने दी है इसका हम लोग निष्कर्ष देखें, निष्कर्ष क्या है, टोटल कंक्लूजन क्या है, इसको हम लोग देखें तो यह निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे। अतः भौतिक भूगोल अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव के भौतिक पर्यावरण के तत्वों को एक दूसरे से जोड़ता है, वह उनकी व्याख्या करता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल के अंदर जो मानव के भौतिक पर्यावरण के तत्वों का जो आते हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं और ये मनुष्य के साथ इनका लिंक के बारे में बताता है। तो ये आपका मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दी है लेसन का। आप लोग आगे चलेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग उससे पहले अपनी बुक्स खरीद लें ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ, बुक्स जब तक आपके पास हथियार नहीं होगा तब तक आप लड़ाई क्या करोगे। तो अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। लॉकडाउन के टाइम में आपके पास काफ़ी टाइम है और इस टाइम का इस्तेमाल करना आप लोग सीखो। अगर आपने टाइम का इस्तेमाल किया तो आगे आपको जाने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी आप नोट्स बनाना है, किताब में पढ़ना है, याद करना है, ये सब चीज़ें अगर अभी आप कर लोगे तो बाद में आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है, तो रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई अभी से शुरू कर दो और अपने नोट्स बना लो। कोई भी प्रॉब्लम है शाम को 8 से 9 बजे तक मैं ऑनलाइन रहूँगा। वैसे भी दिन में भी आप लोग फ़ोन करके अपने डाउट्स वगैरह कुछ भी पूछ सकते हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। शाम को किसी को कोई डाउट हो 8 से 9 बजे तक तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग शाम को 8 से 9 ही क्लास लें, लेकिन अभी मैंने कल वाली क्लास है वो आप लोगों को लेक्चर वो नहीं हो रहा था, ऑडिबल नहीं था, इसीलिए मैंने ये लेक्चर दोबारा लिया है और आज से हम लोग रेगुलर क्लास लेंगे।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई और जो नोट्स है ना उसको टाइम टू टाइम बनाते रहें। पिछले साल वाली प्रॉब्लम नहीं आए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप लोग लेट हो जाओ, लास्ट में आने के बाद में कोई मेरे सिग्नेचर मार रहा है, कोई उसके सिग्नेचर मार रहा है, ये सिग्नेचर मार मार के आप लोग के ऊपर कोई एक्शन आए, क्योंकि आप लोग सीनियर हो चुके हो अभी। तो सीनियर होने के बाद में कोई किसी को माफ़ नहीं करेगा। आप लोग फ्रेश थे, मैंने आप लोगों को माफ़ कर दिया गलतियाँ जो आपने की। इस बार मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हूँ और आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई करोगे तो ही आपके फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक बोलते हुए मैंने आपका लेक्चर शुरू कर दिया है, और कल मैं अगला लेक्चर लूँगा। शाम को 8 से 9 बजे तक मैं ऑनलाइन रहूँगा। आपको जो भी डाउट है, जो भी चीज़ आपको पूछनी है, आप लोग फ्री होके पूछ सकते हो। और जैसे आपने बताया लास्ट कल वाला ऑडियोबल नहीं था, आज का रिकॉर्डिंग में मैंने कोशिश की है कि इसको ऑडियोबल बनाया जाए, और इसको मैंने आपको ऑडियोबल बना के आपको भेज रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।